इंडियन पॉलिटी में हमने जिन बातों का जिक्र किया था, तो पार्ट 1 पार्ट 2 अब तो आराम से देख लिए होंगे, और उसमें हम लोग के पास अप्रोच भी बढ़ना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा था कि एक संवैधानिक विकास है तो उसको कंप्लीट कर ही दिया जाए, क्योंकि हम उससे आगे अपने बातों को रखेंगे। देखिए, संविधान पढ़ने के क्रम में एक चीज को आपको अपने माइंड में सेट करना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमने पहले भी कहा था कि ये है मॉडर्न इंडिया और ये है संविधान, दोनों आपस में कनेक्ट है। और कभी कभी क्या है ना कि ये मॉडर्न इंडिया इस पर जाके ओवरलैप भी करती है, तो ओवरलैप करेगी तो एक बार एक राउंड भी लगाएगी। बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए कि आप समझ रहे हैं कि भारतीय संविधान कहाँ से शुरू हुआ, तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम से ही तो कंप्लीटली 75% टेक पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1935 का भारत सरकार अधिनियम को आप कहां देख पाते हैं? उसको तो मॉडर्न इंडिया में ही देखते हैं, क्योंकि 1935 के भारत सरकार अधिनियम को आने में जो एक सीक्वेंस हम लोग को देखने को मिला, एक जो कह सकते हैं कि जो एक लेवल देखने को मिला, जो स्तर देखने को मिला, उस पर एक बार हम लोग चर्चा कर लें। देखिए, 1935 तक का सफर हम लोग का कैसे तय हुआ, उस चीज को समझिएगा, उस सीक्वेंस को हम लोग समझेंगे। तो 1935 के भारत सरकार अधिनियम तक पहुंचने के लिए सबसे पहले जब हमारे यहाँ 1919 का एक्ट आया था, जिस एक्ट को हम लोग मॉन्टेग्यू-चेम्स्फोर्ड रिपोर्ट बोलते हैं, जब वो एक्ट हमारे यहाँ 1919 का वो अधिनियम हम लोग के यहाँ एंट्री किया था, तो उस वक्त ही कहा गया था कि भाई आगे कोई अगर दुविधा होगी, अगर आगे कोई प्रॉब्लम होगा तो हम इसको रिव्यू करेंगे। 10 साल में इसको रिव्यू करने का एक प्रायोजन हमारा होगा। ब्रिटेन का कंसेप्ट इस पर था, इस अधिनियम को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए दिया गया और कहा गया कि आपको अगर तक कोई तकलीफ होगी तो मैं इसे बदल दूंगा, मैं इसे परिवर्तित कर दूंगा। तो ठीक है, क्योंकि हम लोग आपकी औपनिवेशिकता थी। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पावर था वो पूरे क्राउन के पास था, वहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स उसको रेगुलेट करा था। उसका रेगुलेशन का असर ईस्ट इंडिया कंपनी पे दिख रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अब जो है ना, कल तक डायरेक्ट फॉलो अप कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, आज इनडायरेक्ट हो गया, लेकिन कोऑर्डिनेशन तो वहीं से ब्रिटेन से हो रहा था, हम मानते हैं। तो सिर्फ आपको यह समझना है कि आखिरकार ब्रिटेन का जो माजरा है, आराम से समझिएगा, क्योंकि अब एकदम कूलनेस आ गया। हमें लगता है कि अब तो पढ़ाना है ही, तो फिर जल्दी पढ़ा के क्या करेंगे, बहुत जल्दबाजी भी अब नहीं है। चीजों को समझिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे तो काम हो जाएगा, आज ज्यादा मशक्कत आपको करना नहीं पड़ेगा। तो 1919 के अधिनियम को था कि भाई आपको अगर कोई तकलीफ होगी तो मैं इसे 10 साल में बदल दूंगा। बिल्कुल तकलीफ है, आप मेरे लिए नियम बनाएंगे, मुझे तो तकलीफ होगी। कौन बोलता है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए नियम बनाएगा तो उसमें तकलीफ दे नहीं होगा? हाँ, जब हम खुद के लिए नियम बनाएंगे तो उसमें अपने प्रोग्राम को देख लेंगे। जैसे हम लोग अपना रूटीन तय करते हैं, हम लोग को पता चलता है कि हम 8 बजे सो के ही उठते हैं, तो 9 बजे से अपने कार्यक्रम को रखा जाए। कोई बच्चा 5 बजे उठता हो तो अपना कार्यक्रम 6 बजे से अपना फिक्स करके रखेगा। तो डिपेंड करता है कि जब हमें अपने खुद के प्रोग्राम को बनाने दिया जाएगा तो हम अपने अनुसार उस प्रोग्राम को स्थापित कर लेंगे। और पता है आपको, जो प्रोग्राम हम लोग खुद के लिए बनाते हैं तो कभी स्थापित हम लोग के लिए खुद भी नहीं हो पाता है, उसमें दूसरे दिन हम लोग परिवर्तन ढूंढते हैं। अभी तो कहा जाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा लचीला संविधान है, जिसमें परिवर्तन के आसार का तो यू रुख देखिए कि भाई 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, 1951 में प्रथम संशोधन हो गया, फर्स्ट अमेंडमेंट्स हो गया, जमींदारी उन्मूलन प्रथा की बात को शुरू की गई, 9वीं अनुसूची के तौर पर जोड़ा गया। तो कहने का मतलब है कि हमारा देश एक ऐसे लिखित संविधान को प्रदर्शित किया है जो पूरे विश्व के लिखित संविधान, जो पूरे विश्व के संविधान पर वो भारी पड़े। और कहा भी जाता है कि वर्ल्ड में इतना बड़ा लिखित संविधान किसी का नहीं है। इतना इलास्टिसिटी भी तो नहीं होगा। जब चाहो संविधान संशोधन की प्रक्रिया के थ्रू कर दो, अभी तक चल ही रहा है संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये अलग बात है कि आप लोग को याद करना पड़ता है, आप लोगों को तो बिल भी याद करना पड़ता है, भाई विधेयक कौन है और एक्ट कौन है। तो ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि सभी बिल एक्ट होंगे, जरूरी इस बात का जो एक्ट बना है वो पहले बिल था। पर चर्चा करेंगे, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, फिर से ध्यान रखिएगा। जरूरी नहीं कि सभी बिल एक्ट होंगे, जरूरी इस बात का है कि जो एक्ट है वो पहले बिल था। ठीक है, आगे करते हैं इस बात को। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की तरफ गए। 1919 की बात हुई, 1919 का 10 साल में करेंगे। भाई पहले ही तुमको इतना हड़बड़ी क्यों था? 27 में व्हाइट कमीशन, सामिन कमीशन की अध्यक्षता में एक कमीशन बना के भेज दिया, कहा तुम मानो। क्यों मानेंगे तुम्हारी बात को? अगर तुम हमारे लिए कानून बना रहे हो तो एक बार तो पूछते कम से कम।
ये तो सवाल हमसे करते कि भाई आपको इसमें क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, किसी से कोई सवाल पूछा नहीं गया। और 1927 में हम लोग पर अध्यारोपित कर दिया, इम्पोजिंग कर दिया, मानना पड़ेगा। क्यों मानेंगे? भारतीयों में 1905 के बंगाल विभाजन के बाद जो देश के प्रति कॉन्शसनेस था, जो राष्ट्रवाद का जो कंसेप्ट था, वो कंप्लीट आ चुका था। अब यहां पर रुकने वाले ये लोग नहीं थे। 1905 के बाद आप जितना भी इल्म लगा लें, आपने इल्म लगाया, 1906 का मुस्लिम लीग की स्थापना का इल्म लगाया, लॉर्ड मिंटो को लगा था कि लगा देंगे तो लोगों को ब्रेक कर देंगे, कहां से कर पाइएगा। 1907 में हमारे मंच पर फूट करवा दिए, सूरत फूट, मानता हूं, लेकिन हमने पैक्ट भी तो कर लिया 1916 का लखनऊ पैक्ट में। तो हमें अब इस आपके राजनीतिक का जो प्रायोजन है, जो पॉलिटिकल सीन का जो सिचुएशन है, वो मुझे समझ में आना शुरू हो गया। घबराने की जरूरत नहीं थी। हिंदुस्तान अब उस जगह काबिज था, उस जगह अपने आप को स्थापित कर रहा था जहां पर उसमें राष्ट्रवाद की भावना अब पूरी तरह से उन चीजों को समझ पाया था। अंग्रेजों को भारत से विदा करने का क्या प्रक्रिया होता है, क्या प्रोसीड्योर होता है, हमने सीख लिया था। और हमने अन्य जगह की क्रांतियों का समावेशन अपने क्रांतियों में करना शुरू कर दिया था। कंसेंसस आ गया था। क्या पता था कि तुम जो अंग्रेजी शिक्षा नीति को हम लोग पास लागू कर रहे हो, हम अंग्रेजी शिक्षा को पढ़ के, अंग्रेजी को जान करके तुम्हारे कर्मचारी के तौर पर काम करेंगे। गलत फहमी था। तुम्हारी अंग्रेजी को पढ़ करके वैश्विक लेवल पर, ग्लोबल लेवल पर जो क्रांतिक व्यवस्था चल रही थी, उन चीजों को पढ़ करके वहां की क्रांति को सीखेंगे। कुछ लोग को गलतफहमी हो जाती है कि भाई हम जो कार्यक्रम कर रहे हैं इससे हमारे और भी गुलामों की संख्या बढ़ जाएगी। गलतफहमी था। लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उस मैकाले की शिक्षा नीति में जो अंग्रेजी का जो एसेंशियलिटीज किया गया, उस एसेंशियलिटीज से लोगों को लगा कि भाई कुछ हमें भारत में ही लोग मिल जाएंगे काम करने वाले, हमारे कामों को बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे। लेकिन हमें तो पता था कि तुम्हारी अंग्रेजी सीख करके बाहर के नोबेल को, बाहर के क्रांति के बारे में, बाहर के गजट के बारे में, बाहर के न्यूज़ के बारे में पता करके और हम तुमसे फाइट करेंगे, चाहे वो फ्रांस की क्रांति से प्रेरित हो या यूएसए के रेवोल्यूशन से संबंधित हो। सारी चीज़ों को इकट्ठा हम लोग को सीखना पड़ेगा। और जब सीखेंगे तो तुम्हें इस बात का पता चलेगा हम भारतीय पहले सर्वसाधारण लोग थे। सिंपलिसिटी का हम लोग के पास लाइफ था, एकदम ऐसा लाइफ चल रहा था जिसमें हर एक समाज में जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, जो समाज के जो पहलू हैं, हर एक पहलू का एक टच था, हम समझ पाते थे। हम इतने थे कि हम लोग किसी को भी सॉल्युबल कर लेते थे। गलत कहा था ना, अल्बरुन ने कहा था कि भारतवासी जो है वो सॉल्युबल कंडीशन के नहीं होते हैं, मतलब घुलनशील नहीं होते हैं। अरे भाई, अगर घुलनशील नहीं है तो बनारस जैसे रूढ़िवादी क्षेत्र में तुम्हें जगह कैसे मिली? क्यों नहीं घुलनशील है? बिल्कुल घुलनशील है। आज भी घुलनशीलता को देखना है तो भारत के संपूर्ण भारत में घूम करके बार बिहार जरूर आ जाना, उत्तर प्रदेश चल जाना, झारखंड चल जाना, हिंदी भाषी क्षेत्र चल जाना, देखना सॉल्युबिलिटी। आज भी कोई बाहर के लोग अगर हमारे सामने से गुजरते हैं, यही चीज को तो अब लाना है। ये चीज खत्म हो रहा है हम लोग के यहाँ। हम लोग भी क्या कर रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश में अर्बनाइजेशन का व्यवस्था हो रहा है। कल जो रूरल लेवल पर जो कार्यक्रम चल रही थी, उस रूरल लेवल पर था क्या कि लोगों के बीच में एक इंटरेक्शन था, खत्म हो गया है। अब पूरी तरह से अर्बन वहां दिख रहा है। तो एक तरफ से सुविधाएं मिल रही है, इसका मतलब यह नहीं कि आप अपने संस्कृति को भूल जाइए, अपनी सभ्यता को भूल जाइए। सुविधाएं मिली तो सुविधाओं का प्रयोग कीजिए, लेकिन जो सॉलिडिटी है उसको तो भी जिंदा आपको करने का हक है। आप भारत के लोग हैं, भारत की संस्कृति और इसकी सभ्यता को, संस्कृति को आप चाहते हैं कि आपके विरासत में वो सब शामिल है, तो उनको कौन स्थिर रख पाएगा, कौन स्टेबल रख पाएगा? सच मानिए तो हमारी संस्कृति का धीरे धीरे क्या है ना कि वो कंप्लीटली जो है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। वो उन चीजों को लोग अब क्या सोच रहे हैं कि वो थोपा गया है। अरे थोपा नहीं गया है। आप जिन चीजों को कर रहे थे ना, वो एक स्वेच्छा था, वो एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन था। आप करके तो देखिए, उन पुरानी चीजों के पीछे तो भाग रहे हैं कि नहीं। बाद में आप कितना भी अर्बनाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, आज आपका गांव फार्म हाउस का रूप ले रहा है कि नहीं। उस फार्म हाउस में क्या मतलब है भाई? फार्म हाउस में आप रहिए, ठीक है, किसी से कोई इंटरेक्शन नहीं, फार्म हाउस में लाख सुख सुविधा है, आप वहां रह ही नहीं पाइएगा। देखिए, अरस्तु का कहना था कि भाई मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और सामाजिक प्राणी वो तभी रहेगा जब समाज के बीच में रहेगा। छोटे बच्चे कुछ भी सीखते हैं वो समाज के अंतर्गत ही सीखते हैं। वो पहले बड़ों को देखते हैं, करते हैं, तब उसकी संस्कृति और सभ्यता उसमें समाहित होती है। तो इन चीजों को करना पड़ेगा। ठीक है, टॉपिक थोड़ा अलग हो गया।
क्योंकि सुबह से बहुत क्लास ले लिए हैं, हमें लगा कि एक बार आप लोग से बात करें। अब तो हमको लग रहा है कि आप लोग बैठे हुए हैं, आपसे बात कर, जैसे क्लासरूम में बात करते थे वैसे ही बात हो रहा है। और आप लोग एकदम टेंशन मत लीजिए, आज प्रहार लिए हैं, एक और क्लास लिए हैं, ये तीसरा क्लास है और लेते रहेंगे। बस ये समझिए कि हमारा कभी मूड उखड़े नहीं, कभी कुछ कुछ छोटे छोटे बातों पर उखड़ जाता है, पता नहीं क्या बात है, नहीं पता, लेकिन हर आदमी में क्वालिटी डिस्क्वालिटी होता है। कभी कभी कुछ चीज़ लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, उसी वक्त लेफ्ट। खैर आते हैं पॉइंट पर। अब चलते हैं, हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा एक कंसेप्ट है कि पॉलिटी का पार्ट 3 में हम लोग कुछ उधर हम लोग बात कर चुके थे, इधर हम लोग आगे अपने कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। क्या है भाई, देखते हैं। अब आ गया, देखिएगा ध्यान से, थोड़ा इसको बड़ा कर लें, आराम से समझना है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। बोलता है लॉर्ड डलहौजी का काल 1848 से 1856 का आया। ले लेते हैं, ध्यान दीजिए, ये जो लॉर्ड डलहौजी का है ये 1848 से 1856 का काल था। और 56 के बाद आप लोग जानते हैं कि 57 की जो बात है वो 57 में सिपाही विद्रोह का कंसेप्ट आया है, उसके बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा। अब यहां समझिएगा 1848 से 1856 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवगत सिद्धांत, यानी डलहौजी ने एक सिद्धांत चलाया था, इसको हम लोग बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डलहौजी की प्रथम सफलता थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। इसको समझना है कि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध का क्या कंसेप्ट है। देखिएगा, अब यहां पर जो हम लोग बात कर रहे थे, लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यवगत सिद्धांत। डलहौजी की प्रथम सफलता, इसकी जो प्रथम सफलता थी वो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कब से कब तक हुआ था, 1848 से 1849। याद रखना है कि द्वितीय आंग्ल युद्ध 1848 से 1849। और अगर ये 1848 से 1849 में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ तो पक्का ये कार्यकाल किसका होगा, 1848 से 56 डलहौजी थे, तो 1848 से लेके 56 तक ये कार्यकाल किसका रहा, डलहौजी का। किसका रहा, डलहौजी का। ध्यान रखना है, डलहौजी का कार्यकाल था। और इसकी प्रथम सफलता थी द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। अब यहां पर देखना है, युद्ध के उपरांत व्यवगत सिद्धांत को इसने इंट्रोड्यूस किया था। और अगर आंग्ल युद्ध के बारे में बात की गई है तो यहां पर जानना उचित होगा कि भाई अगर सर आपको पता है कि 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल युद्ध हुआ डलहौजी के समय में, तो प्रथम भी तो हुआ होगा। तो प्रथम जो हुआ था वो हुआ था 1845 से 46। क्वेश्चन आता भी है कि फर्स्ट आंग्ल सिख युद्ध जो है ना, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1846, और ये हुआ था लॉर्ड हार्डिंग के काल में। ध्यान रखना है, किसके काल में, लॉर्ड हार्डिंग। 1845 से 46 लॉर्ड हार्डिंग प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और द्वितीय डलहौजी के समय में 48 से 49। क्लियर हो गया। अब लॉर्ड हार्डिंग की बात आए तो आपको बता दें कि नरबलि एवं सती प्रथा के प्रचलन पर रोक लगाया था। मतलब लॉर्ड हार्डिंग का भी काफी इंपॉर्टेंस रोल रहा था नरबलि प्रथा पर। तो खैर इस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले हम लोग के पास जो टॉपिक आया वो दैट इज द डलहौजी। समझिएगा बात को। अब कहता है कि इसमें समझिएगा ध्यान से कि क्या इसमें माजरा है, माजरा को समझना है। तो सबसे पहले तो एक चीज तो आपका क्लियरेंस हो गया कि लॉर्ड डलहौजी, ध्यान देना है कि लॉर्ड डलहौजी की प्रथम सफलता द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49 में, और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो वो 45-46 में था, और वो लॉर्ड हार्डिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग का वैसे जो टेन्योर है वो 44 से 48 रहा, 1844 से 1848। इस डलहौजी ने क्या किया था, ध्यान देना है, इस डलहौजी ने क्या किया कि एक सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किया था, इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यवगत का सिद्धांत। बाद में यही व्यवगत का सिद्धांत 1857 की क्रांति का एक प्रारूप भी तैयार करेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कारण हैं इसके। देखिए किसी भी युद्ध के दो कारण होते हैं, एक मौलिक एक तत्कालिक। मौलिक होता है आग लगने के सदृश, और तत्कालिक होता है उसमें पेट्रोल डालने के सदृश। जैसे इसको नॉर्मल समझिएगा कि गांव में किसी से, गांव में छोड़ दीजिए, आप लोग अपने रूम में रहे होंगे, रूममेट के बीच में क्या होता है कि छोटे छोटे बातों को लेकर एक कंट्राडिक्शन होता है। जैसे कि कंट्राडिक्शन बहुत छोटा बात है, जैसे आपने उसको चाय पिलाया,
बनाना चाहिए था उसको, आप ही बना दिए। आप चाय बना के पिलाएं, वो भी ऐसा मामला कि उस चाय को अगर वो कप को धो के आप रख देता तो चलिए काम ठीक था, लेकिन उसने क्या किया, उस कप को लेकर अपने बिस्तर के नीचे रख दिया, बहुत बिजी था। तो शुरू से आपको लग रहा था कि चाय उसको बनाना चाहिए था, हमने बनाया, चलो उसको दे भी दिया, लेकिन चाय उसने नहीं बनाया। दैट इज अ टाइप्स ऑफ द मौलिक कारण, ये मौलिक कारण था। लेकिन तात्कालिक कारण क्या, उसने कप को बेड के अंदर डाल दिया, ये तात्कालिक कारण हो गया। अब क्या ना, वहीं पर से डिस्कशन स्टार्ट होगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि हर एक युद्ध का एक मौलिक और एक तात्कालिक कारण है। मौलिक समझिए आग लग रहा है, अंदर से आग चल रहा है, कोल्ड वॉर, दैट इज अ टाइप्स ऑफ द कोल्ड वॉर। और तात्कालिक क्या, उसमें पेट्रोल डाल दिए, भभक गया, लड़ाई होना है, चलते हैं। तो कहने का मतलब 1857 के विद्रोह का भी मौलिक और तात्कालिक था। इस मौलिक कारण को देखते हैं। तात्कालिक तो चर्बी वाला कारतूस था जिसको लेकर के काफी भड़का। अब देखिएगा यहां पर क्या बात बोल रहा है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है और ध्यान से इन चीजों को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रथम आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ था, लॉर्ड हार्डिंग के समय में। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध किसके समय में हुआ, लॉर्ड डलहौजी के समय में। व्यवगत सिद्धांत को इंट्रोड्यूस किसने किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था। अब समझना पड़ेगा कि व्यवगत सिद्धांत है क्या भाई। बोलता है कि व्यवगत सिद्धांत के अनुसार 3 कैटेगरी बनाया था, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। कैटेगरी समझिएगा। बोलता है कि फर्स्ट कैटेगरी में ऐसे रियासत को शामिल किया गया था जिसमें ना तो ब्रिटेन की अधीनता स्वीकार थी और ना ही कर देती थी। मतलब 3 कैटेगराइजेशन का इसको हम लोग मान सकते हैं। बोलता है कि ना तो ब्रिटेन की अधीनता को स्वीकार किया और ना ही टैक्सी देता था, मतलब फ्री जोन में था। पहला नंबर 1, ना तो ब्रिटेन की अधीनता को स्वीकार कर रहा था और ना ही टैक्स दे रहा था, किसी तरह से कोई इंटरेक्शन नहीं था, पहला। दूसरा, जो पहले मुगल एवं पेशवाओं के अधीन, दूसरा नंबर था जो पहले मुगल एवं पेशवाओं के अधीन, वर्तमान समय में अंग्रेजों के अधीन। मानी कभी हमेशा किसी न किसी के अधीन रहा, मुगलों का रहा, पेशवाओं का रहा और वर्तमान में अंग्रेजों का। तो कितना कैटेगरी डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट में देखने को मिलता है, 3 हड़प की नीति में। पहला था कि ऐसा रियासत जो ना उसके अधीन था ना टैक्स देता था। दूसरा, ऐसा रियासत जो पहले मुगलों और पेशवाओं के अधीन था और अभी वर्तमान में अंग्रेजों के अधीन था। और तीसरा था कि अंग्रेजों ने सनदों द्वारा स्थापित किया था। यानी अब इसका मतलब है कि हमारे पास 3 कैटेगरी आ गया था। तो इस फर्स्ट कैटेगरी में बोलता कि गोद लेने के अधिकार को छीना नहीं जा सकता है। जाहिर सी बात है कि पहले कैटेगरी वाले को कहा कि आप अगर आप किसी को अडॉप्ट करते हैं, आपका जो उत्तराधिकारी नहीं आता है तो गोद लेने के अधिकार को नहीं छीना जा सकता है, आप ले सकते हैं। दूसरा कहा हमारी आज्ञा से गोद लेने का अधिकार और डिपेंडेंट ब्रिटिश। सेकंड कैटेगरी में कहा कि जो अभी हमारे अधीन है, आपको जब भी किसी को अगर गोद लेना होगा तो आप मेरे से बिना परमिशन का आप नहीं ले सकते हैं, मेरे अधिकार के बिना नहीं। और जो उसके सनदों पर आधारित था, जो उसके रहमो करम पर आधारित था, कहा कि तुमको तो कदापि नहीं गोद लेने का, तुमको तो अधिकार नहीं, तुम्हारा तो अंडर हैंड कंप्लीट है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में 3 कैटेगराइजेशन का हुआ था और लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक का इनका कार्यकाल रहा। इस कार्यकाल में आप देख सकते हैं कि फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी का निर्माण किया गया। जहां फर्स्ट कैटेगरी की बात की गई थी, ना तो कभी उसके अधीन रहा और ना ही उसको कभी टैक्स दिया, तो बोला कि भाई तुम गोद ले सकते हो, इस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। दूसरा, जो कभी मुगलों और पेशवाओं के अधीन था, आज वो अंग्रेजों के अधीन था, कहा अगर लोगे गोद तो ये परमिशन मेरे द्वारा होना चाहिए। और जो उसके सनदों पर, रहमो करम पर आधारित था, कहा तो तुम तो कदापि कोई गोद नहीं ले सकते, तुम तो अंडर हैंड हो। तो इस 3 तरह के डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की प्रक्रिया लॉर्ड डलहौजी ने इंट्रोड्यूस किया था। अब क्या है कि ध्यान देना है कि इस प्रकार हड़प नीति के तौर पर जो देखिए बात क्या है कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में मॉडर्न इंडिया का ग्लिम्स नहीं एंट्री कराएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है और मॉडर्न इंडिया को दरकिनार रखिएगा, इसके तरफ नहीं रखिएगा, इसके आसपास उसको टिकने नहीं दीजिएगा, तो ये संविधान प्रूव नहीं हो पाएगा। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे प्रूव करने के लिए आपको इतिहास का मदद लेना पड़ेगा, मॉडर्न इंडिया का तो मदद लेना पड़ेगा। हम तो पिछले क्लास में बोले कि हमारा तो मन करता है कि आधुनिक भारतीय इतिहास और संविधान को दोनों को समाहित कर दें, एक जगह कर दें, एडजस्ट कर दें। एडजस्ट करने वाला चीज ही है, दोनों को अलग अलग पढ़ना तो मुश्किल है, और कोई पढ़ा रहा है तो मुझे पता नहीं कैसे पढ़ा देते हैं, क्योंकि हर जगह बैकएंड में यही काम कर रहा है, बैकअप दे रहा है, तो जो बैकअप दे रहा है उसको तो रखना ही पड़ेगा। खैर जो भी हो, तो लॉर्ड डलहौजी की कौन सी नीति थी, हड़प नीति के तौर पर। हड़प नीति के तौर पर देखना है, इसमें क्वेश्चन आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत बार ये सवाल पूछा भी है कि
कि भाई हड़प नीति के तहत कैसे कैसे किया गया। तो इसका एक ट्रिक आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान देना है कि ट्रिक का क्या पोजीशन है। उस ट्रिक को आप समझ जाइएगा तो बहुत जबरदस्त होगा। बोलता है कि जो हड़पा गया उसमें इसका एक टेक्निक है सज बुझने का, याद रहेगा, सज बुझने का याद रहना चाहिए। 100 से 17, यानी सबसे पहले किसको हड़पा गया? 17। ज से जैतपुर, ठीक है। ब से बघाट, झारखंड में क्वेश्चन पूछा था बघाट को कब शामिल किया गया था। ऊ से, देखिए यहां हरसू है, ऊ से उदयपुर। ह से झांसी। 9 से नागपुर। और क से पहले और फिर अ से, देखिएगा क से है करौली और लास्ट में अ जो है ये आ से, यानी अ यानी अवध पर कुशासन का आरोप लगा के इसको हड़प लिया गया। ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है, तो ध्यान दीजिएगा। एक टेक्निक आपको याद रखना है सज बुझने का। तो सबसे पहले 17 कब? 1848, याद रहना चाहिए। सबसे पहले 17 को हड़पा गया कब? 1848। अब देखिए 48 के बाद 49 में सिर्फ आपको एक याद रखना है जैतपुर। 1849 में किसको? जैतपुर को। इसके बाद बघाट, जैतपुर के बाद बघाट और उदयपुर, तो इसमें बघाट 50, यानी पहले कौन है? बघाट। तो पहले बघाट को याद रखिएगा, बघाट कब है? 1850 और उदयपुर को है 1852। तो कोई डेट देखिए कोरिलेट कर रहा है, 48, 49, 50, 52, यानी उदयपुर तक का काम हो गया। और ये 50 वाला बघाट वाला ही झारखंड में सवाल पूछा था कि 1850 में किसको हड़प नीति के तहत मिला लिया गया? दैट इज आंसर बघाट। अब आ रहा है झांसी, नागपुर, इस सबको देखिएगा। तो झांसी कब है? 1853। इसके बाद है नागपुर, करौली, सब नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना है 1856 अवध, ये आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा है। तो आप इसमें से आप सोचिएगा किसको याद करें सर, तो जितना हम लिखे बस उतना ही याद करना है, अब सबके चक्कर मत रहिएगा। तो याद रखना है कि हड़प नीति के तहत सबसे पहले 100 से 17, ज से जैतपुर, ब से बघाट, उ से उदयपुर, झ से झांसी, 9 से नागपुर, क से करौली और अ से अवध। और अवध पर कैसा आरोप लगाया था? कुशासन का आरोप। कुशासन का आरोप लगाकर इसे हड़प लिया गया। अब यहां पर सोचिएगा 1856 में कुशासन का आरोप लगाकर किसको हड़पा? अवध को। और सबसे पहले किसको? 100 से 17 को। लेकिन इसके अलावे 48 के अलावे 1848, यानी कि 17 जो है 1848 के अलावे आपको याद रखना पड़ेगा कि 49 में जैतपुर, 50 में बघाट, 52 में उदयपुर, हरसुकार है तो उदयपुर, और 53 में झांसी। इतना आपको डिटेल याद करना पड़ेगा क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए यहां तक तो काम खत्म हो गया, यहां तक चीजों को हम लोग समझ गए कि कैसे इसका मामला है। तो यहां पर बेसिकली हम लोग को बताने का जरूरत इसलिए था कि डलहौजी का जब तक ग्लिम्स लेंगे नहीं तब तक चीजों को हम लोग को पता चलेगा नहीं। तो उसको लेने से क्या होगा कि एक फायदा हो गया कि हम लोग चीजों को समझ गए। अब चलते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा नीचे के नियम को देखते हैं। नीचे का नियम 1861 क्या बोलता है, तो कुछ ज्यादा नहीं, इसको थोड़ा सा समझिएगा, दिख भी रहा होगा अच्छा से। बोलता है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में कारण क्या था कि 1858 के अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्ण रूपेण खरी ना उतर सकी। तो 61 की तब बात करेंगे जब हम लोग के पास 58 की बात होगी, चूंकि 1861 उसके बाद है। हम लोग पहले 58 को ढूंढ लेंगे, 58 का क्या पोजीशन है? 53 का है। 58 को जरा सा देखिएगा, बड़ा अच्छा दिया हुआ है। बोलता है इसके भारत सरकार अधिनियम, ध्यान देना है, एकदम आराम से पढ़िए, घबराने की जरूरत नहीं है, आराम से पढ़ते जाएंगे, आराम से चीजों को हम लोग समझ जाएंगे। भारत सरकार अधिनियम कब है? 1858। कहता है ब्रिटिश संसद द्वारा पारित महत्वपूर्ण अधिनियम था, ठीक है। अब इधर वाला कॉलम को जरूर एकदम क्लियर करते हैं। बोलते हैं इस क्वेश्चन आता है कि जिस समय 1858 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। याद रखना है, भारत सरकार अधिनियम 1858 जब पारित हुआ उस समय ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे? पामस्टन। कंपनी के प्रेसिडेंट कौन थे? दो नाम याद रखना, रॉस मैगलस और जॉन स्टुअर्ट। ये दोनों को आपको याद करना पड़ेगा, रॉस मैगलस और जॉन स्टुअर्ट।
पहले मुख्य राज्य सचिव, बाद में भारत राज्य सचिव का नाम दे दिया। यानी पहले इसका नाम हुआ करता था मुख्य राज्य सचिव, और बाद में जैसे 1858 का भारत सरकार अधिनियम को पारित किया गया, वैसे इसका नाम हो गया सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट फॉर इंडिया, यानी भारत राज्य सचिव। याद रखना है, ये पहले नाम था मुख्य राज्य सचिव, अब हो गया भारत राज्य सचिव। इस कॉलम के बाद देखना है कारण क्या था कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 हुआ था, बीडी सावरकर, आपको याद ही होगा कि विनय दामोदर सावरकर ने कहा था कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन है। तो इसके बारे में तो डिटेल पता ही होगा। इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बात की थी। किसी ने कहा था कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच की एक लड़ाई है, टी.आर. होम्स ने कहा था। खैर उसके पर हम लोग बात करेंगे 1857 पर। परिवर्तन क्या हुआ, भारत में कंपनी शासन के दोषों के प्रति ब्रिटिश जनमानस का ध्यान आकृष्ट हुआ। पहली बार हुआ था कि भाई किसी न किसी तरह से शोषण तो कर रहा है, इस शोषण को खत्म करना है। तो भारत में कंपनी शासन के दोषों के प्रति ब्रिटिश जनमानस का ध्यान आकृष्ट किया गया। अब प्रावधान क्या था, बोलता है भारत में कंपनी शासन की समाप्ति, क्राउन के अंडर हैंड चला गया। उत्तरदायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ध्यान दीजिएगा, जो उत्तरदायित्व था वो ब्रिटिश सरकार के पास चला गया। और हमने बार बार इस पर चर्चा भी किया था कि ये निम्न सदन हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा पारित किया गया, इस पर भी हम लोग बात किए थे। अब यहां पर बात की गई है कि भाई ये निदेशक मंडल में गुप्त समिति का था और नियंत्रक मंडल सभी के समस्त अधिकार तथा शक्तियों का प्रयोग को भारत राज्य सचिव में कन्वर्ट कर दिया गया। अभी हमने तुरंत भी कहा था कि जो पहले मुख्य राज्य सचिव हुआ करता था वो भारत राज्य सचिव हो गया। भारत के गवर्नर जनरल, ये बार बार हम लोग इस पर बात करें कि जो कल तक गवर्नर जनरल थे अब हो गए भारत के वायसराय, और इस पोस्ट पर एंट्री हो गई लॉर्ड कैनिंग की। इसके बाद हम लोग ध्यान दीजिएगा, इस अधिनियम के उपरांत 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट की द्वैध शासन समाप्त कर दी गई। यानी 1784 का जो डायरेक्टी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पूरी तरह से अबॉलिस्ट कर दिया गया। तो जब किसी चीज को अबॉलिस्ट करेगा तो उन चीजों को आप समझ सकते हैं कि भाई जो शुरू से हमारे यहाँ चलते आ रहा उन चीजों को खत्म कर दिया। तो कहा जा सकता है कि भारत के गवर्नर जनरल अब भारत के वायसराय कहा गए। और इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इस अधिनियम के उपरांत 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट खत्म हो गई और लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति का प्रभाव खत्म हो गया और देसी राजाओं का क्राउन से सीधा संबंध हो गया। तो हमने अभी लॉर्ड डलहौजी का डिटेल भी आप लोगों को बताया था बैक में। 1848 से 56 तक का सफर जो आपको हमने बताया, उस सफर में आप समझ ही होंगे इसके पीछे क्या चल रहा होगा। अब जाकर के ये सारी चीजों को क्राउन के अंडर हैंड जाने के बाद अब हम लोग के पास आएगा ये जो मामला है जिसको हम लोग बोलते हैं 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब इसको थोड़ा समझिएगा कि भारत परिषद अधिनियम में क्या किस बात की चर्चा की गई है, और बड़ा कर दें। बोलता है भारत परिषद अधिनियम कारण क्या था कि 1858 के अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्ण रूपेण खरी ना उतर सकी। जो 58 को जिस सोच करके लाया गया था भाई क्राउन के अंडर हैंड चला गया, अब जो कुछ भी कार्यक्रम होगा वो भारतीयों के लिए बेहतर तरीके से होगा। देखिए बात क्या था ना कि सारे कार्यक्रम वही थे, लिबास ऊपर का चेंज कर दिया गया था, ऊपर का जो ना सुपरफिशियल जो स्ट्रक्चर उसको सिर्फ बदल दिया गया था, अदरवाइज और कुछ इसमें दिक्कत नहीं थी। तो कारण क्या था कि 1858 के अधिनियम अपनी कसौटी पर पूर्ण रूपेण खरी ना उतर सकी, किसी तरह से पूरे कंप्लीट एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में, यानी हम लोग कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, कि जो केंद्रीय यानी सेंट्रल और जो प्रोविंस लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, यहां इस पर ध्यान देना है, सेंट्रल और प्रोविंस लेजिस्लेटिव असेंबली प्रांतीय विधान परिषद में 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया गया। यह 1861 का बनाया गया था। इन सदस्यों को सार्वजनिक हित, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कि विषयों पर प्रश्न पूछने तथा बजट एवं वार्षिक वित्तीय विवरण डिस्कस करने का अधिकार प्राप्त हुआ, लेकिन मतदान का अधिकार प्राप्त नहीं हुआ। यह सवाल बहुत बार पूछा, इसको ध्यान रखिएगा। पूछेगा कि किस अधिनियम के तहत सार्वजनिक हित के बारे में, जो पब्लिक बेनिफिट के बारे में के विषयों में, उसके सब्जेक्ट के बारे में प्रश्न पूछने तथा बजट एवं वार्षिक वित्तीय जो एनुअल फाइनेंशियल रिपोर्ट है उस पर डिस्कशन करने का अधिकार किस एक्ट के थ्रू प्राप्त हुआ। तो ये आंसर होगा 1861। इसको तो तुम भूलना नहीं, बार बार याद रखना है। पूछेगा किस अधिनियम के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण यानी एनुअल फाइनेंशियल जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बजट का जो डिस्क्रिप्शन है, साथ ही साथ सार्वजनिक हित जो पब्लिक सेक्टर का जो बेनिफिट का सेक्टर है उस पर, और इसके अलावे बजट पर डिस्कशन करने का अधिकार मिला था 1861 में। कहा जाता है कुछ हद तक भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रचलन भी शुरू हुआ, क्योंकि संसदीय इसलिए बोला जाता है कि कुछ हद तक पार्लियामेंट्री सेशन को डिफाइन किया गया, क्योंकि इसमें केंद्रीय तथा प्रांतीय विधान परिषद में 2/3 सदस्यों को निर्वाचन द्वारा नियुक्त किया गया था। तो कहने का मतलब है कि जो 2/3 जो इलेक्टेड बॉडी थे वो कहीं ना कहीं ग्लिम्स दे रहा था कि पार्लियामेंट्री सेशन का इनिशिएशन शुरू हो गया है, पार्लियामेंट्री को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो
1861 की बात तो ये है, 1858 की बात हो गई, 1861 की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसके नेक्स्ट चैनल पर, नेक्स्ट सिस्टम पर, कि इस 58-61 के बाद किस चीज की बात होती है। तो बेसिकली 1861 के बाद जो हम लोग के पास सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोग के पास मिल रहा है, वो हम लोग के पास है, ध्यान दीजिएगा, 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स। काफी बेहतरीन है, इसके भी बैकन में थोड़ा जाना पड़ेगा, नहीं जाइएगा तो 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या बात है। हम थोड़ा इसके पीछे की बात कर देते हैं। तो अब हम लोग के पास देखिएगा क्या क्या बचा हुआ। 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट और 1935 का भारत सरकार अधिनियम, ये तीनों काफी महत्वपूर्ण है और अक्सर इससे सबसे अधिक सवाल भी पूछे जाते हैं। लेकिन अब कहिएगा कि इसको झटके में पढ़ा के निकल जाए तो पॉसिबल है नहीं। अगर 1909 पढ़ा रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा मुस्लिम लीग की स्थापना का बात, आपको बताना पड़ेगा लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति के बारे में। 1919 की बात कर रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि भाई 1917 में जो हमारे यहाँ जो प्रोविजन आया था, उस प्रोविजन पर क्या कंसेप्ट लाया गया, होम रूल का मामला कैसे खत्म हो गया, तो उसके बैकन में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को तो जाना ही पड़ेगा। और 35 आ गए तो 35 में तो काफी कहानी है। 35 में आया जाएगा तो 1927 का सामन कमीशन पे बात किया जाएगा, जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम के बारे में बात किया जाएगा, नेहरू के रिपोर्ट के बारे में बात किया जाएगा, गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात की जाएगी, इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट के बारे में बात की जाएगी, इसके अलावा सांप्रदायिक पांचांट की बात की जाएगी, और तब जाके ओवरऑल 1935 के भारत सरकार अधिनियम को देख पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हम बार बार इन चीजों को आपसे डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इस चीज को समझिएगा कि अगर ध्यान देना है, अगर हिस्ट्री को जब तक हम पॉलिटी के साथ जोड़ के नहीं पढ़ेंगे तो जो एक रियल कंसेप्ट होता है वो हम लोग के सामने उभर के आएगा ही नहीं। तो रियल कंसेप्ट को लाने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें कोई हड़बड़ाहट नहीं कि एक क्लास में खत्म कर दिए, क्लास में खत्म कर दिए। तो बेसिकली अब हम लोग के पास एक चीज समझ में आ रहा है कि ये अब पार्ट 3 है और हमें अब जो है ना पार्ट 4 की आवश्यकता पड़ेगी, और पार्ट 4 बहुत विस्फोटक होने जा रहा है, एक्सप्लोसिव होगा। 4 में तो कहानी खत्म कर देंगे, यानी मॉडर्न इंडिया और इंडियन पॉलिटी को दोनों को अप्स एंड डाउन चला करके मजबूती के साथ इंप्रूव कर दिया जाएगा। और बस ध्यान रखना है कि जब 4 खत्म हो जाएगा तो एमसीक्यू पर आएंगे, और एमसीक्यू लाइव आएंगे। आप लोग से कोई सवाल पूछेंगे तो हम सीधा सीधी बताना, इसलिए इसको जितना बार रिवीजन करना है कर लेना, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप एकदम तैयार हो जाओ। और जब तक आप तैयार नहीं होगे तब तक कोई एग्जामिनेशन का जो आयरन गेट है वो टूटेगा नहीं, उसको तोड़ने के लिए आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। तो नेक्स्ट क्लास में यानी कि हम लोग पॉलिटी के पार्ट 4 में मिलते हैं। 1909 का मार्लेमेंटो रिफॉर्म्स, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट, 1935 के भारत सरकार अधिनियम में, और इन तीनों को डिफाइन करने के लिए हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का पोजीशन पकड़ेंगे। जैसे 35 को डिफाइन करने के लिए 1927 का सामन कमीशन, 1928 का नेहरू रिपोर्ट, 1929 का जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम, 1930 का जो गोलमेज सम्मेलन का मामला है उस मामले को हम लोग देखेंगे। इसके अलावा 1930 में जो गांधी का 11 सूत्री कार्यक्रम है उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे गांधी इरविन पैक्ट के बारे में, क्योंकि ओवरऑल तब जाकर के हमारे पास 1935 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ। तो कहने का मतलब है कि 1935 को जानने के लिए मॉडर्न इंडिया का एक बड़ा बैकअप आपके पास रेडी हो रहा है। अब वो रेडी होगा तो मॉडर्न इंडिया का पार्ट ही खत्म हो जाएगा। देखो ये जीएस का अद्वितीय कंसेप्ट, ये तब पता चलेगा जब लोग इसको, था क्या कि लोग जीएस को लेकर इस मैदान में आ गए, उन्हें पता नहीं है कि मैदान में जब एंट्री होती है तो हर तरह से आपको हर एक एक्ट को समझ के आना पड़ता है, हर तरह से योद्धा को तैयार होकर आना पड़ता है। और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, पूरी तरह से तैयारी है, जंग भी जीतेंगे। और जितने भी एग्जामिनेशन में इस क्लास को पढ़िएगा वहां से आपका क्वेश्चन भी टकराएगा। हमने जो तैयारी की है वो मेरे तैयारी का एकमात्र माध्यम है कि जंग कैसे जीता जाए। मुझे कोई शौक नहीं कि मैं एक लंबे डिस्कशन में फंसूं और उस पर हम बात करें। बस मैं ये चाहता हूं कि अगर मेरे से पढ़े हैं, एग्जामिनेशन हॉल में जाइए तो क्वेश्चन रूबरू आना चाहिए, क्वेश्चन लड़ना चाहिए, और क्वेश्चन लड़ेगा।